हेलो बच्चों, कैसे हो? क्लास 10 कल इकोनॉमिक्स कराया था आपको, आज ज्योग्राफी लेके आए हैं। दिव्यांशु कमेंट आया सर लेसन फर्स्ट नहीं कराया आपने, तो इसके आंसर क्वेश्चन कराया था मेरा। दिव्यांशु कमेंट आया सर फर्स्ट नहीं कराया आपने, तो फर्स्ट सिंपल है। आप मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं आया तो फिर मैं बाद में करा दूँगा, ठीक है। तो लेसन नंबर सेकंड है आज ज्योग्राफी का, उसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हिंदी में से कहते हैं वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो आपको पता होगा कि इस अर्थ पर हम ह्यूमन बींग्स तो रहते नहीं, और भी जीव जंतु रहते हैं इसमें। हम काफी जानवरों और कीड़े मकोड़ों के साथ अर्थ को शेयर और इकोसिस्टम बनाते हैं, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स सिर्फ उस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और अपनी एग्जिस्टेंस के लिए उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। अब चाहे हमें इकोलॉजिकल सिस्टम में से हमें ब्रीथिंग के लिए एयर मिलती हो, पीने के लिए पानी मिलता हो, या फूड के लिए सॉइल मिलता हो, और हम सब लिविंग बींग्स मिलकर एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। इसलिए फॉरेस्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉरेस्ट बहुत सारी चीज़ों का प्राइमरी प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग टुगेदर इन ए स्टेट और रीजन और कंट्री। यानी जब अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स किसी एक रीजन, कंट्री या स्टेट में या कहीं भी साथ में रहते हैं और अच्छा एनवायरनमेंट बनाते हैं, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दोनों का मतलब एक ही होता है। आप सभी को पता होगा कि फ्लोरा हम प्लांट से कहते हैं और फ्लोरा हम एनिमल से कहते हैं। तो ये बताता हूँ कि इंडिया में फ्लोरा और फ्लोरा की क्या हालत है। इंडिया में पूरे वर्ल्ड में 8% स्पीसीज मौजूद हैं और शायद आगे चलकर और बढ़ जाएंगी, क्योंकि कुछ स्पीसीज तो इंडिया में अभी तक डिस्कवर भी नहीं किए गए हैं। इंडिया में एनिमल्स की स्पीसीज 81,000 हैं और प्लांट्स की स्पीसीज 47,000 हैं। उन प्लांट्स में 15,000 स्पीसीज फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो फूल देते हैं। इंडिया जितना भी फ्लोरा की स्पीसीज रिकॉर्डेड की गई हैं उनके 10%, और जितने भी मैमल्स रिकॉर्डेड किए गए हैं उनके 20% स्पीसीज तो गायब, यानी थ्रेटेंड होने की कगार पर है। एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, यानी इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहली कैटेगरी है नॉर्मल स्पीसीज। वो स्पीसीज होते हैं जिसकी पॉपुलेशन को नॉर्मल समझा जाता है, एग्जाम्पल कैटल्स और रोडेंट्स। सेकंड है एंडेंजर्ड स्पीसीज, या वो स्पीसीज हैं जो खत्म या लुप्त होने की कगार पर होते हैं, यानी इनको डिक्लाइन करने वाले नेगेटिव फैक्टर्स अगर चलते रहे तो इनका सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल, इंडिया राइनोसोरस। थर्ड है वेनरेबल स्पीसीज। वेनरेबल स्पीसीज यह वो स्पीसीज हैं जो खत्म होने की कगार पर खड़े होते हैं। अगर इनको डिक्लाइन करने वाले नेगेटिव फैक्टर्स आगे भी चलते रहे तो ये डिक्लाइन हो जाएंगे। एग्जाम्पल ब्लू शीप है, एशियाटिक एलिफेंट। फोर्थ है रेयर स्पीसीज, या वो स्पीसीज हैं जो कि एंडेंजर्ड और वेलनरेबल बन सकती हैं अगर उनको डिक्लाइन करने वाले फैक्टर्स, नेगेटिव फैक्टर्स आगे भी चलते रहे, जैसे एग्जाम्पल डेजर्ट फॉक्स, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो वगैरह वगैरह। फिफ्थ है एंडेमिक
स्पीसीज यह वह स्पीसीज हैं जो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। जैसे अंडमान वाइल्ड पिग सिर्फ अंडमान में ही पाया जाता है। मिथुन सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। 6 है एक्सटिंक्ट स्पीसीज यह वह स्पीसीज है जो खत्म हो गई हो या फिर लुप्त हो गई हो। यह स्पीसीज बहुत घूमने के बाद भी अभी तक नहीं मिली है, इसलिए इनको एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहा जाता है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया से हो सकते हैं, एक रीजन से हो सकते हैं, एक कंट्री से हो सकते हैं, एक कॉन्टिनेंट से भी हो सकते हैं, या पूरे अर्थ से भी कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया उसे भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज में कहा जाता है। जैसे एग्जांपल एशियाटिक चीता और पिंक हेड डक। नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेस ऑफ डेप्रिकेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फर्स्ट पॉइंट लॉस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। इस पीरियड में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बहुत बड़ा घाटा हुआ, नुकसान हुआ, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में बिल्डिंग्स, रेलवेज, एग्रीकल्चर और माइनिंग बहुत तेजी से एक्सपेंड हुई, इसलिए समाप्त हो गए। ये पहला फैक्टर है। ठीक है। सेकेंड है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा था और इसको पता ऐसे चला कि एक सर्वे के अनुसार 1980 में हमें यह पता चला कि पूरे फॉरेस्ट एरिया 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि 26,000 जो 26,200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था वो पहले फॉरेस्ट का था और वो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो चुका था 1980 में। थर्ड है लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी फॉरेस्ट के लॉस के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 1951 में से लेकर 1951 से लेकर अभी तक 5,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट जो है वो रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए काटे जा चुके हैं और नर्मदा सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में अभी भी चल रहा है और यह माना जाता है कि वह प्रोजेक्ट 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर देगा। फोर्थ माइनिंग एक्टिविटीज, यह भी डिफॉरेस्टेशन का एक मेजर फैक्टर है और माइनिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं। फिफ्थ है ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, यानी जानवरों को चराना और पेड़ों को काटकर उनसे फ्यूल वुड का कलेक्शन करना भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को डेवलप करता है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। फर्स्ट है अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, मतलब अगर अलग अलग लोगों ने वो रिसोर्सेज का अलग अलग एक्सेस होता है, कुछ लोगों को अच्छे रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता है तो कुछ लोगों को उतने अच्छे रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं मिल पाता है। सेकेंड है इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कुछ लोग अच्छे रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं और वहीं कुछ लोग उतने अच्छे रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं कर पाते। थर्ड है डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरनमेंट, मतलब कुछ लोगों को एनवायरनमेंट को सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, वहीं कुछ को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती नहीं है कि वो एनवायरनमेंट सुधार पाए या फिर एनवायरनमेंट को सुधारना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, ऐसी कम्युनिटीज जो गवर्नमेंट के साथ प्रोटेस्ट करती हैं और फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश करती हैं। फर्स्ट एग्जांपल है सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है। यहाँ पर रहने वाले विलेजर्स हैं, उन्होंने फाइट किया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में माइनिंग नहीं होनी चाहिए और माइनिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वो भी बैन हो चुका है। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है अलवर डिस्ट्रिक्ट में जो राजस्थान में है, उसमें अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 विलेजेस में 1200 हेक्टेयर लैंड को ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया है तो उस लैंड पर, उस ज़मीन पे, उस भूमि पर हंटिंग
नहीं हो सकती है और उस लैंड पे पूरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट होगी, और यह लोकल लोगों ने ही किया है। नेक्स्ट आपने सुना होगा चिपको मूवमेंट के बारे में। यह मूवमेंट हिमालय में शुरू हुआ और यह बहुत सक्सेसफुल मूवमेंट था। इस मूवमेंट में डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटने से बंद कराया और एफॉरेस्टेशन करवाया, और एफॉरेस्टेशन में भी ऐसी स्पीसीज को फॉरेस्ट में लगाया गया जो कि धीरे धीरे कम होती जा रही थी। चिपको मूवमेंट ने ट्रेडिशन कंजर्वेशन मेथड से भी यह सारे काम किए, इसलिए यह मूवमेंट बहुत सारे लोगों में इंस्पिरेशन बन गया। दो मूवमेंट और थे जो है बीज बचाओ आंदोलन और सेकंड था नवदन्य। इस मूवमेंट में लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड अपनाए थे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। इन्होंने फर्टिलाइजर्स और फैंसी प्रोडक्ट या सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करने की ठानी थी, और इन्होंने ट्रेडिशनल मेथड से प्लांट्स ग्रो करके दिखाए और यह प्रूव किया कि सिंथेटिक केमिकल से बिना प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, और यह इकोनॉमिकली अच्छे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है JFM। इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्या है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यह उड़ीसा में स्टार्ट हुआ 1988 में, और इसके अंडर भी लोकल कम्युनिटीज, लोकल लोग प्रोटेक्शन एक्टिविटीज अंडरटेक करती हैं। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं डिग्रेड होने से, और उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ बेनिफिट देती हैं गवर्नमेंट को, जैसे फॉरेस्ट से कुछ प्रोडक्ट देती है। ठीक है, तो ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसको आपको रीडिंग करना है दोबारा, टेस्ट कोर्स कराया है मैंने, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे मुझे वो बताया है, तो आपका होमवर्क यही है, लेसन 2 रीडिंग करना है आपको। ठीक है, रीडिंग करने के बाद कोई परेशानी आती है तो क्या करना है? कमेंट करना है। अच्छा लगा वीडियो तो भी कमेंट करें। ठीक है, रीडिंग करने के बाद अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया उसको बताएं, कमेंट सेक्शन डालें या ग्रुप में डालें, तो उसका आंसर मैं जरूर दूंगा, उसको एक्सप्लेन दोबारा करूंगा, फिर नेक्स्ट बताऊंगा। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली लाइव क्लास में। तब तक गुड बाय, टेक केयर। हाँ, लाइक करना और शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।